चलिए मंगलवार की सुबह, कल आपको याद होगा हफ्ते की उठा पटक के साथ हुई थी शुरुआत। अब तैयार हो जाइए आज भी एक एक्शन पैक दिन के लिए। आज है जीएसटी काउंसिल की बैठक। आज से शुरू होनी है अमेरिका में फेड की 2 दिनों की बैठक। सीपीएसी ईटीएफ का 5th ट्रांच आज से खुलने जा रहा है और साथ साथ ध्यान रखें परसों छुट्टी, तो कल है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। तो एक्सपायरी से एक दिन पहले का ऑल इंपॉर्टेंट सेशन है आज हमारे लिए। तो आज भी, और एक बात और ध्यान रखें, उठापटक के बावजूद कल लगातार छठा सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती के साथ, उछाल के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। कल भी निफ्टी में 1/3% का उछाल देखने को मिला और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि होपफुली ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 1/4% के साथ शुरुआत होने के एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशंस आते हुए, और कल ये उछाल जो आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से इसका श्रेय देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में जो अच्छा मोमेंटम था, ये 2 पॉकेट्स लीड कर रही थी। लेकिन आज के संकेत आप लोग की स्क्रीन पे, अमेरिका में कल डाउ फ्यूचर्स 3:30 बजे जब हमारे बाजार बंद होने जा रहे थे तो 50 पॉइंट नीचे थे और दरअसल अमेरिका में 65 पॉइंट का उछाल देखने को मिला जो एक्चुअल सेशन था। तो जो 50 था उससे तो कहीं बेहतर अमेरिकन मार्केट का परफॉर्मेंस था। और ध्यान रखें, ये बोइंग में कमजोरी के बावजूद डाउ आपको इस तरह की मजबूती दिखा रहा है। लगातार चौथा सेशन जो अपने हेडलाइन में मेंशन करा। कच्चा तेल वही ध्यान रखें 67 68 के जोन्स पे आपको इर्द गिर्द उसके घूमता हुआ नजर आएगा। कल जहां छोड़ा था उससे कुछ उछाल के साथ इस समय हो रहा है कामकाज। तो ये 2 बड़े क्यूज जो हमें आज करने हैं डाइजेस्ट। और रुपए पे रखिए नजर, लगातार जो मजबूती है, लगातार जो एफआई फ्लोज आ रहे हैं, आरबीआई भी इंटरवीन नहीं करना चाहता क्योंकि नुकसान हो जाएगा फॉरेक्स का। और कल भी एफआई की तरफ से कैश मार्केट में 1800 करोड़ रुपए की बाइंग होती हुई, तो फ्लोज कंटिन्यू होते हुए, इसलिए रुपए की चाल आज फिर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो ये तो बैकड्रॉप जिस पर हमें करना है कामकाज। लेकिन मूड समझ लेते हैं। नीरज वाजपेयी और वीरेंद्र दोनों स्टूडियोज में मौजूद। नीरज जी, क्या हालचाल? ग्लोबल संकेत कैसे? ग्लोबल आज कुछ कल के मुकाबले बेहतर लग रहे हैं। कल आप पूछे थे ट्रेड से कुछ निकला कि नहीं निकला, तो हाँ थोड़ा सा निकला है। लेटेस्ट ये निकल के आ रहा है कि चाइना ने एक बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल दिया है एग्री प्रोड्यूस खरीदने का, यानी सोया मक्का। हाँ, तो चल रही थी बात। तो अब उन्होंने शायद अमाउंट और बढ़ा के उनको प्रपोजल दिया है कि हम इसमें अपना जो है इंपोर्ट बहुत बढ़ा देंगे, तो ट्रेड बैलेंस की तरफ बढ़ेंगे। मतलब जबरदस्ती खरीदेंगे फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे किसी और कंट्री को देंगे। और दूसरा उसमें एक है कि जो बायोटेक्नोलॉजी और आईपीआर वाला इशू है, अभी थोड़ा सा उसमें काम बाकी है। तो वहाँ की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि मतलब जो पॉजिटिविटी चल रही थी उसमें थोड़ा और इजाफा हुआ है कि चीन थोड़ा सा नरम पड़ा है और उसने बड़ी प्रोड्यूस खरीदने की बात करी है। तो एक वो है। दूसरा चीन से संबंधित है, वहाँ की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बड़ा चेंज किया गया है, बड़ी गाइडलाइंस वहाँ से आई है। तो जो 20-30 सालों से पॉलिसी में इंडस्ट्री को पुश करने की, जो इंडस्ट्री पुश करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जा रहा है। तो ये एक बड़ा चेंज है, मतलब करीब 20-30 साल बाद ऐसी नई पॉलिसी लेके आए हैं। तो उसको लेकर के भी लोग उत्साहित हैं कि ये उसको ट्रेड से ही जोड़ के देखें आप कि उसने अपने इंटरनली काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। तो ये शायद उसमें मदद करेंगे कि ट्रेड पॉलिसी जो दोनों देशों के बीच में होनी है वो बेहतर होगी। तो एक तो ये मुझे लग रहा है यहाँ, और फेड की बैठक से तो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही उम्मीद है, उसमें कोई बहुत। तो बेसिकली जो पिछली बार स्टांस बाजार को अच्छा लगा था वो स्टांस कंटिन्यू रहेगा, है ना? अब उसमें कोई नई चीज जोड़ने अलग बात है, और वो अलग जोड़ने वाली बात ये हो सकती है शायद, जो एक आध रिपोर्ट सजेस्ट करने की, शायद वो ये कह दें कि 2019 में एक कट हो सकता है। अरे वाह, तो वो पेशेंट अप्रोच की बात करेंगे जो बाजार को पसंद आया था। लाइकली वो स्टांस कंटिन्यू हो सकता है, दरों में कटौती की बात। क्योंकि ग्लोबली आप ये खुद फेड मान चुका है कि सब जगह बहुत दिक्कत है, अमेरिका में, यूरोप में। स्लोडाउन की बात तो लास्ट टाइम उन्होंने कर डाली थी। तो अब अगर हो सकता है वो, चूंकि सारे देशों ने कर दिया, यूरोपियन यूनियन तो कह रहा है कि हम तो और पैसे डालेंगे। तो अगर वैसा होता तो बहुत ही पॉजिटिव है और ट्रेड की तरफ पॉजिटिव आ रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, तो मार्केट अच्छा है, खुश है। हमें तो लिक्विडिटी का ही मजा है। और इस समय जेरोमी पावेल साहब की कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तो हो सकता है जेरोमी पावेल साहब वहां पे इस तरह की कमेंट्री भी दे डालें, तो जो बाजार मान के चल रहा है वो पुख्ता हो जाएगा। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन डेवलपमेंट्स को अडाप्ट रखें। एफओएमसी मीट से पहले मैं पढ़ रहा था कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की, थोड़ा सा कॉशियस स्टैंड है एशिया में, पर लॉजिकली तो ये मीट से या तो जो स्टेटस को मेंटेन होगा या फिर कुछ अच्छी खबर आने वाली, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो मूड उस लिहाज से बेहतर ही रखना चाहिए। और वीरू, कल का बाजार हाईलाइट कर रहा था, लग रहा था कि लगाम लग रहा था, अच्छा भागे, थकावट का होना भी चाहिए, ब्रेथ कैच करना, तमाम एक्सपर्ट्स आके कह रहे थे ऐसा। पर वो दिखा दिया बाजार ने कि ये बाजार बाय ऑन डिप्स का है। हर गिरावट में आपको एक्चुअली मौके ढूंढने चाहिए। देखिए, ये बाजार
अब पिछले एक हफ्ते जैसा बाजार नहीं है। ये बाय डिप्स का बाजार है। ये नहीं कि सुबह खुलते ही ले लिया और 100 पॉइंट ऊपर बिक जाएगा, वो बाजार नहीं है। पहली चीज क्यों, देखिए एक तो एफआईएस का पैसा आ रहा है नो डाउट, लेकिन 1800 करोड़ रुपए, उसके अगेंस्ट डीआईएस की 1200 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो नेट कैश डीआईएस सुधरने वाले तो क्या, वो सुधरने का मतलब मेरा वो कह रहे थे ना एडवांस टैक्स के बाद हालात सुधरेंगे 15 तारीख के बाद, वो नहीं है का मजा आ नहीं रहा। तो नेट सिर्फ 600 करोड़ रुपए कैश था, तो नेट कैश थोड़ा कम था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा एफआईएस इंडेक्स पे लॉन्ग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में वो 2 दिन से तुले पड़े हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के हुजूर, ठीक है ना, रास्ते इतने आसान नहीं है अब। अच्छा एक और चीज है, कल क्या हुआ, पहली बार 3 मार्च के बाद पहली बार मैं ऑप्शंस में स्टैट्स ऐसे दिख रहा हूं कि कॉल ज्यादा बिकी, पुट कम बिकी। कॉल बिकी है 33 लाख और पुट बिकी है 13 लाख। दैट मीन्स ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा आशीष। पहली बार ऐसा हो रहा है इस 15 दिन में कि कॉल ज्यादा बिकी है, कॉल राइटिंग हुई है हायर लेवल्स पे। और एक और चीज, कुछ इंडिकेटर्स थोड़े से अगर आप देखें नीचे आए हैं, उसका रिलीफ हमको मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली निफ्टी को अप्रोच कैसे करना चाहिए, देखिए याद रखिए आशीष, अभी इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी है करीब करीब 11536 के स्तर पे, यानी स्पॉट मान के चलिए 11530, ठीक है। हमारा बाय का जोन रहेगा, याद रखिए इस बाजार का सबसे बड़ा सपोर्ट जो है, सबसे बड़ा ऑप्शन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट है, वो है 11400 की ट्रैजेक्टरी में, और उस पर मैंने कल भी 15 पॉइंट का फिल्टर रखा था 11386 का। 400 बेस है, इसके जितना नजदीक खरीदेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे, यानी बाइंग की ट्रैजेक्टरी स्पॉट के अनुसार रहेगी 11450, 440, 430, इन्हीं लेवल्स के आसपास जहां थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो अच्छा है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, 11530 के ऊपर का स्पॉट बाय नहीं करना है। स्पॉट ही अच्छा है, स्पॉट हमारे लिए आसान रहता है ट्राई करना। मैं क्योंकि मैं प्रीमियम को एडजस्ट करना नहीं चाहता ना व्यूअर्स की उसके लिए, सहूलियत के लिए, तो 11530 के ऊपर का स्पॉट बाय नहीं करना है, 11580 तक स्पॉट बाय नहीं करना है। याद रखिए अगर आप 11530 पे स्पॉट बाय कर रहे हैं, वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अच्छा नहीं होगा, तो उसको अवॉइड करना है। इस रेंज में आपको अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड करना है 11530 से लेकर 580 के जोन में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल है, याद रखिए कल एक बड़ा शार्प डिप आया था, लेकिन हालांकि इंटरडे में बच गया। ऑप्शन सपोर्ट ये कहता है कि 29,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 29,500 के आसपास मिले, 29,480 के आसपास मिले, तो करीब करीब 29,200, 29,282 के स्टॉप लॉस के साथ खेलिए और वहां पे 29,800 या फिर 850 के आसपास निकल जाइए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इस बाजार को अब चलना है ना, तो इसको स्ट्रॉन्ग ब्रेथ की जरूरत है। निफ्टी ने अपना काम कर दिया, निफ्टी बैंक ने अपना काम कर दिया। कल मैं एक चीज दिख रहा था, कल पहली बार काफी समय बाद निफ्टी मिड कैप 50 200 डेमा के ऊपर आया, मिड कैप 100 200 डेमा के ऊपर आया, निफ्टी पीएसयू बैंक 200 डेमा के ऊपर है। वो अभी भी अपने ऑल टाइम से 1000 पॉइंट 4000 पॉइंट नीचे हैं, और यहाँ आपका बैंक निफ्टी आपके ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाई से लगभग 2000 पॉइंट ऊपर है। तो आप देखिए ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ अच्छा है मिड कैप में। मिड कैप को चलना पड़ेगा, अदरवाइज स्थिति ठीक नहीं होगी। चलेगा। ये डीआईएस का पैसा आना शुरू तो हो, डीआईएस का रुझान नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अब स्टॉक स्पेसिफिक भी हो जाए ना मिड कैप में और अच्छा स्टॉक पकड़ लें तो बात अच्छा आउट परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लपक लें किसी भी लेवल्स पे। आपको किसी भी ठंडा पड़ने का वेट करें। बाजार यहाँ पे कंसोलेशन के संकेत, तो आपको थोड़ा कॉशियसली मूव करने की जरूरत है, गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाए, और मिड कैप वो पॉकेट हो सकती है जिसमें सही स्टॉक घोड़े पे दाव लगा दिया तो आउट परफॉर्मेंस वहां पे बहुत तगड़ा देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटी ये आज के संकेत। और कल मैं उस चाय पे चर्चा सुन रहा था, बिल्कुल लॉजिकल है। आरबीआई क्यों नहीं इंटरवीन कर रहा भाई, आरबीआई क्यों नहीं, कैसे करे? इस तरह के एफआई फ्लोज आ रहे हैं तो आरबीआई इंटरवीन करके फॉरेक्स को डुबा देगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक बात। अच्छा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या? अब सबसे बड़ी तो वही माइंट्री वाली खबर है, अब उसमें फाइनली डील हो गई और दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक बेंगलोर में है माइंट्री की और मुंबई में है एलएनटी की। 980 की प्राइस पे एलएनटी खरीदेगा वीजी रीज का हिस्सा, उसके बाद ओपन ऑफर भी लाएगा, वो भी उसी प्राइस के आसपास है। तो देखना है कि माइंट्री में प्रॉफिट बुकिंग होती है या जो अभी 20-30 रुपए का गैप है कल की वो बोर्ड चलता बैठक है। बची है बायबैक की। अब प्रोमोटर्स क्या करेंगे, बायबैक आने वाला है कि नहीं आने वाला, अब वो शाम को पता चलेगा 2:45 में। हाँ वो बताएंगे कि हम करने क्या वाले हैं। क्योंकि कल तो मुझे तभी लग रहा था कि इतना बड़ा हिस्सा है और आप बाईबैक लाएंगे 5% के लिए, पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो हो सकता है बताएंगे एलएनटी दूर भागेगा, Exactly. क्या होने वाला है। उससे तो कुछ सूटा नहीं साहब कह रहे थे कि हो सकता है बायबैक एक तरीका हो सकता है, छोटा सा मतलब पुराने जो फाउंडर थे जिनसे कल चर्चा हो रही थी, और वो कह रहे थे ऐसा नहीं है, हो सकता है प्रमोटर और भी विकल्प तलाश रहे हो, ये उनमें से एक विकल्प हो। सब कुछ मिला मिलू के कुछ अपना एक्शन रखते हैं उनके पास। वीजी सिद्धार्थ एक टाइम पे व्हाइट नाइट के तौर पे एक्ट कर रहे थे, Yes. बचाने के लिए कंपनी को।
तो अब कहा जा रहा है वो नया कोई व्हाइट नाइट तलाश रहे हो, क्योंकि वो बातचीत साहब ने तो कर दिया था, हाँ, उड़ीसा सरकार छोड़ के आ रहा हूँ जल्दी माइंट्री को बचाने के ये बातचीत बीच में चल रही थी कि शायद बीच में कोई बायर खड़ा कर देंगे ये लोग और उसके बाद फिर उसको एग्जिट देंगे कुछ वर्षों बाद, लेकिन ये सब प्लान तो L&T ने ध्वस्त कर दिया है। अब आज वो अनाउंस कर रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग, इसमें L&T को भी रडार पर रखें, L&T को रडार पे क्यों, L&T के लिए तो बहुत छोटा अमाउंट है ना, ऐसा छोटा तो नहीं है, लेकिन हम लोग वेट कर रहे थे एक स्पेशल डिविडेंड का, ये बायबैक का। अब ये 10,000 करोड़ रुपए तो उन्होंने यहाँ झोंक दिए, तो अगर इसीलिए L&T का स्टॉक दबाव में चल रहा है क्योंकि ये एक्विजिशन हो गया, अब वो बायबैक या स्पेशल डिविडेंड की चांसेस लाइकलीहुड जो खत्म होती हुई नजर आ रही है स्ट्रीट को। लेकिन मुझे लगता है ये L&T के लिए फायदे का सौदा है इवेंचुअली। हाँ, अब L&T इन्फोटेक के थ्रू क्यों नहीं एक्विजिशन करा, क्योंकि L&T भी जानता है ये मर्जर बड़ा मुश्किल काम होने वाला है, पेचीदा काम होगा, और L&T इन्फोटेक की बैलेंस शीट में ही 2,000 करोड़ रुपए तो पड़े हुए हैं और ये तो 10,000 करोड़ की खरीदारी हो रही है, तो L&T के बिना काम हो नहीं पाता। तो अब देखते हैं, हालांकि अभी तो इसमें दो स्टॉक और नजर रखिए आप, कॉफी डे और सिकल लॉजिस्टिक्स। अब ये 963 पे क्लोज हुआ है, तो कोई अपसाइड है नहीं, कॉफी डे कल चल गया 4%, 5%, 20-30 रुपए की। तो इनमें ये तीनों स्टॉक जो है, सिकल, कॉफी डे और माइंट्री और L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी सब, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि 3 में मर्जर इवेंचुअली होगा, L&T एक बड़ा दिग्गज खड़ा करेगा। L&T टेक्नोलॉजीज का होगा क्या मर्जर? मुझे नहीं लगता, वो डिफरेंट बिजनेस है, अलग-अलग आईटी, हाँ अलग बिजनेस है। वो कह रहे हैं 3 वे मर्जर होना तो पहले L&T इन्फोटेक के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों डिजिटल में पैर जमाए हुए हैं, और L&T इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज को इसीलिए कि एक 3 वे मर्जर करके कॉन्ग्लोमरेट खड़ा करने की कोशिश होगी। ये L&T वही कंपनी है जो सत्यम में पिछड़ गई थी महिंद्रा से, याद रखिए आप। अब मौका मिला फिर से उस लीग में पहुंचने का इसको। तो ये चलिए, इसके बाद अब अगला स्टॉक होगा लीला, होटल लीला पे नजर रखिए। एक ही बचा इनके पास, तगड़ा एसेट बेचा है करीब 3900 करोड़ रुपए में इन्होंने अपना एसेट जो है बेच दिया है आरकॉम पे। कल बड़ा डेवलपमेंट हुआ, 550 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जी ने दिए और उन्होंने जो पैसा था चुकाया, जिससे कि वो लीगल इशू होने से बच गए। ट्विटर पे जब खबर डाली कि अब एडीएजी में तेजी आएगी क्या, पर मुझे थोड़ा मुश्किल है तेजी, अब इसका मतलब समझें कि 400 करोड़ रुपए जुटाने में भी दिक्कत हो रही थी एक्चुअली, और देखिए वो डील अबॉर्ट हो गई है। एग्जैक्टली, तो ट्रेडिंग बेट अलग हो सकती है, लेकिन थोड़ा कॉशियस रहने का भी कॉशियस है। जो आरकॉम 4 रुपए का स्टॉक है, तो उसमें आरकॉम तो गया किसी इवेंट की उम्मीद ना करें, उसमें तो इक्विटी स्टेक बचा ही नहीं किसी का, अगर आप उसमें फंडिंग मत ही करें। अपने जेल जाने से बचने के लिए बाई आउट लेना पड़ा तो थोड़ी सी दिक्कत तो है, तो वो भी लेकिन रडार पर रहेगा डीजी ग्रुप। रियल एस्टेट शेयरों पर नजर रखिएगा, आज वो बैठक होनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की, और उसमें जो निटी-ग्रिटीज हैं, जो रूल्स हैं, वो फाइनलाइज किए जाएंगे, तो रियल एस्टेट भी रडार पर रहेंगे। ऑयल एंड गैस पर रखिए, रुपया लगातार जो मजबूत हो रहा है उसका फायदा इनको लगा, क्योंकि इंपोर्टर है, और ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से नेचुरल गैस प्राइसेस रिवाइज होते हैं, हर 6 महीने में होते हैं, एक बार अक्टूबर में, एक बार अप्रैल में। तो चूंकि कम होंगे, देखिए इंटरनेशनली बहुत दाम नहीं बढ़ा, ये सच है, लेकिन आपको रुपी का एडवांटेज है, क्योंकि आप इंपोर्ट करके लाते हो, और आपकी जो लैंडेड कॉस्ट होती है, रुपी का एडवांटेज जो मिलता है, मुझे पास ऑन करना जरूरी होता है, ये कंपनी का फायदा होता है फॉर द टाइम बीइंग। देखिए कंपनियां कुछ समय तक होल्ड बैक करती हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। रिवाइज हो चुका है, जब आएगा तो अगली बार एडजस्टमेंट होगा, अभी तक तो जरूरत है नहीं, अभी तो उनको फायदा है ना, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपने करके रखे अगले 6 महीने के, तो आपको उसका करेंसी एडवांटेज मिल रहा है, आप उसको पास ऑन नहीं करते हैं। अच्छा, कुछ राज है? नहीं, राज नहीं है। तो ऑयल एंड गैस में रखिएगा, जिसमें पेट्रोनेट, एलएनजी, गेल, ये सब गैस वाली, और ओएमसी तो ही है, तो इन पे भी नजर रहनी चाहिए आज। इंटरेस्टिंग लिस्ट है स्टॉक्स की जो आज हरकत में रह सकते हैं, इनको रडार पर रखें। वरुण, समय तो है नहीं, आज की टॉप 1 ब्रोकरेज बताएं आप। नहीं, मैं आपको तीनों बता दूंगा और फटाफट बता दूंगा, चाहिए तो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, अब मेहनत किया तो बताऊंगा ही। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे जेफरीज ने कवरेज शुरू किया है। इनका कहना है कि जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है वहाँ बेहतर डिमांड होगी और मोटर इंश्योरेंस के रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे होंगे। टारगेट 1136। प्रिंट मीडिया पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने इनिशिएट किया कवरेज। डीबी कॉप 282 का प्राइस टारगेट, जागरण प्रकाशन 148 का प्राइस टारगेट, दोनों में खरीदारी की सलाह। और एलेंबिक फार्मा पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने ऐड की सलाह दी है, लेकिन प्राइस टारगेट काटा है, 656 से काट के 610 का कर दिया। चलिए क्विकली ब्रेक के उस पार कमोडिटीज और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज हैं आज ग्लोब कैपिटल की तरफ से। इनका मानना है सोने में खरीदारी 31,750 के लक्ष्य, कच्चे तेल में खरीदारी करके चलें 4,080 के टारगेट्स के लिए, और यूएसडी आईएनआर पेयर बेचने के मौके 6880 के लेवल्स पे बेचें, 6840 के टारगेट्स, यानी कि रुपया आज फिर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर जाता है एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। मॉर्निंग कॉल में इतना ही,
ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।